नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब कल 10 नवंबर है, कल नतीजे आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही थे, कितने गलत थे, ओपिनियन पोल कितने सही थे, कितने गलत थे। लेकिन कल के नतीजों के मायने हम आपको आज ही बता देते हैं। आइए वो देखते हैं एक एक करके। बिहार का फैसला, देश में असर। अब बीजेपी अगर जीती, यानी कि बीजेपी और जेडीयू कंबाइन अगर जीते तो चुनाव जीतने वाली छवि पर फिर एक स्टैंप लगेगा, फिर स्थापित होगी। क्योंकि देखिए, इस साल की शुरुआत में दिल्ली हार गए, तो अब यहां वैसा ना हो, इस वजह से अगर जीतते हैं तो ये एक बड़ा लाभ होगा। क्या ये 2019 के लोकसभा के प्रदर्शन पर मुहर होगी? क्योंकि लोकसभा 2019 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जेडीयू और बीजेपी की, तो क्या उस पर मुहर होगी? और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद की ये एक बहुत ही बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की राज्य के चुनाव में। तो ये अगर वो जीते तो इसके ये मायने हैं। लेकिन अगर हारे तो 2020 में विधानसभा चुनाव में ये उनकी दूसरी करारी हार होगी, अगर हार जाते हैं तो। और आंकड़ों पे डिपेंड करता है। एग्जिट पोल की माने तो इतनी करारी नहीं होगी हार, लेकिन अगर हारे तो बहुत बुरा होगा। फरवरी 2020 में, जैसे आपको याद हो, दिल्ली में एक बड़ी पराजय हाथ लगी थी भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसका असर संभव है, और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, अमित शाह ने पहले ही बंगाल की कमान अपने हाथ में ले ली है कि कहीं बिहार में जो नतीजा है उसका असर बंगाल पे ना पड़े। तो उन्होंने पहले ही कंट्रोल ले लिया। वो 2 दिन वहां घूम करके भी आए, वहां पर कुछ अंतर्कलह थी, उसको भी सुलझा करके आए। अब बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू के लिए इसके क्या मायने हैं? नीतीश इसे अपना आखिरी चुनाव पहले ही बता चुके हैं। आपने वो सरप्राइज अनाउंसमेंट सुनी लिया, उन्होंने पहले ही बता दिया। और नीतीश के लिए और जेडीयू के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई हो गई है ये चुनाव। क्योंकि अगर ये चुनाव हारे तो इसके बाद एक सवाल उठने लगेगा नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के, नीतीश और जेडीयू के भविष्य को लेकर के। अगर हारे तो एनडीए में जो उनकी ताकत है वो हो सकता है और कम हो, जो कि एक अनुकूल स्थिति नहीं है उनके लिए। अगर हारे तो नीतीश क्या केंद्र की तरफ रुख करेंगे? यानी कि पहली बार उनको नरेंद्र मोदी, ऐसा हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर वो जीते तो चौथी बार जीतने के बाद वो अपने विरोधियों को गलत साबित कर पाएंगे। क्योंकि इस पूरे चुनाव प्रचार में जब वो जगह जगह झल्लाए, तब एक छवि बनती चली गई, और एक छवि जानबूझ के बनाई गई तेजस्वी यादव द्वारा कि ये झल्ला रहे हैं, लगता है हार से परेशान है। अब आइए बात कर लेते हैं आरजेडी। अगर वो जीते तो सत्ता से 15 साल का सूखा खत्म होगा। अब आप कहेंगे 2015 में भी तो सत्ता में थे, वो तो 1 साल के लिए थे, और उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। तो ये 2005 के बाद पहली बार वो पूरी तरीके से शासन में आएंगे। 2015 में वो बहुत छोटे थे, और उनके पिताजी और उनकी माताजी, वो उस समय उनका वर्चस्व था। विपक्ष खेमे में तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा अगर वो कल चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि विपक्ष में उनको एक बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा ऑपोजिशन लीडर्स में, केंद्र में। जमीनी माहौल के बाद अगर वो हार गए तो ये बड़ा शर्मनाक होगा। क्योंकि जो आपको एक तरीके का माहौल दिख रहा था कि वो 10-10 मिनट की रैलियां, वो हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से जाना, वो भीड़ का उमड़ना, अगर इस सब के बावजूद वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बड़ी शर्म की बात है। भीड़ जुटाने की तेजस्वी की छवि पर नुकसान भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मायने हैं। अब ये सतही मायने हैं, असली पिक्चर तो कल ही खुलेगी और कल ही पता चलेगा। आइए अभी स्वागत करते हैं नवीन उपाध्याय जी। आप पॉलिटिकल एडिटर हैं द पायनियर के, और प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भट्ट, आपसे शुरू करते हैं। बहुत अभी अगर मगर की स्थिति है, आप भी जानती हैं, वो नतीजा कल ही आएगा। एग्जिट पोल की देखें तो कुछ एग्जिट पोल हैं वो तो एकदम बिल्कुल धुआंधार जीत दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल हैं वो बढ़त तेजस्वी यादव को ही दिखा रहे हैं। यानी कि थोड़ा स्तर, वर्चस्व जो है वो घटा है नीतीश कुमार का। जी संकेत जी, देखिए, ये तो एक जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये हर 5 साल में होने वाली है। हाँ। और पिछले लगभग, जैसे आपने भी बताया, 15 साल के शासन के बाद कई बार एक एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर होता है वो कई बार जो है एक कुछ भूमिका अदा कर जाता है। तो अब असल में क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, जब
चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन विषय यह है कि एक सुचारू शासन नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार को दिया, और जो बिहार में परिस्थितियां थी, मतलब जब उन्होंने कमान संभाली थी, उस समय बिहार की जो हालत थी, वहां से अगर आज तक का आप अगर सफर देखें तो एक बड़ा लंबा सफर बिहार ने एक राज्य के होने के नाते तय किया है, जहां 22% इलेक्ट्रिसिटी जो थी बिजली से लेकर अब लगभग 100% बिजली आज जो है सभी के पास है वहां पे। और अगर आप वहां आप देखें, कुछ नहीं तो जो रेल की जो वहां के जो पुल बने हुए नदियों के ऊपर, वो कितने पुल एनडीए के समय बने और कितने 2005 से 1947 और 2005 के बीच में बने, वाले पुल टूट गए, बह गए। कोसी नदी के लेकर जो के ऊपर के जो बात थी, कब से उसके ऊपर एक प्रॉमिस था, एक जो है ये कहा गया था कि पुल बनेगा, उसको लेकर किस प्रकार से जो आपने देखा कि वो एक वादा पूरा किया, जो एक रेल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो निवेश है। प्रोफेसर बट एक होता है ईंट और सीमेंट का पुल, ठीक है, और एक होता है लोगों की उम्मीदों और आशाओं का पुल। तो आपको लगता है वो उम्मीदों और आशाओं का पुल वो बांध पाए या बना पाए, या अब वो धीरे धीरे टूट रहा है, खंडित हो रहा है? देखिए इस समय, क्योंकि जो ये पिछले 8 महीने का जो समय रहा है, एक इतने हम अनिश्चित काल में एक समय रहा, जिसमें कि जिस प्रकार की नहीं, पर लोग अपनी वोटिंग पिछले 8 महीने के हिसाब से थोड़ी करेंगे। सभी जो देखिए क्या होता है कि जब आप वोट के लिए जा रहे हो तो जो पिछले 6 से 8 महीने होते हैं वो आम जनता के ऊपर वो हावी होते हैं। ये एक बड़ा, अगर आप देखें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तो आपको ये लगता है चीज कि हर व्यक्ति के ऊपर रहती है, उसका कुछ असर दिख सकता है। लेकिन इन कारणों की वजह से, इन जो ये कोरोना काल रहा, उसमें जो विषम परिस्थितियां रही, कोई भी सरकार हो, कोई किसी भी राजनीतिक दल की हो, उस मतलब पूरे विश्व भर में सरकारों के लिए इस समय काल एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। वो बिहार में भी रहा है, बाकी राज्यों में भी रहा है। ठीक है, तो इन कारणों से, लेकिन क्या यह इतना महत्वपूर्ण होगा कि कोई कितनी बड़ी जीत हो सकती है या उसमें अंतर कम होगा? ठीक है, मैं नवीन जी के पास जाना चाहता हूं। नवीन जी, आपका विश्लेषण। देखिए, मेरी जहां तक समझ है, रिजल्ट इज ए फोरगोन कंक्लूजन। कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रिजल्ट नहीं होने वाला है कल, और महागठबंधन की जीत होनी चाहिए। देखिए, जहां तक विश्लेषण का सवाल है, पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बिहार चला, फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ नीतीश कुमार का गवर्नमेंट जो था वो बहुत एक्सीलेंट गवर्नमेंट था। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में देखिए, बीजेपी और लास्ट 3.5 ईयर्स में बीजेपी और जेडीयू के संबंध जो रहे हैं, उसमें हमेशा एक डिस्ट्रस्ट रहा है, और कहीं ना कहीं ये कैडर और पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर में रहा है कि क्यों नीतीश कुमार को हम लोग सपोर्ट देकर और चीफ मिनिस्टर बनाए रहे। और इसकी परिकाष्ठा हुई जबकि चुनाव सामने आया। और देखिए, माइग्रेशन एक इशू रहा, शराबबंदी एक इशू रहा, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस तरीके से ये पूरी कैंपेन को दोनों पार्टियों ने चलाया, कंप्लीट डिस्ट्रस्ट था कैडर और वर्कर्स के बीच में। और दोनों पार्टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द मिड्स ऑफ इलेक्शन दोनों एक दूसरे को सबोटाज कर रहे थे। सो मच सो कि सुशील कुमार मोदी को ओपनली कहना पड़ा जेडीयू के भागलपुर एमपी अजय कुमार मंडल को कि आप ये मत भूलिए कि आप बीजेपी के सपोर्ट से जीत कर आए हुए हैं। कविता सिंह और बहुत सारे एमपी जो हैं ओपनली दोनों एक दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को सबोटाज नहीं, पर चुनाव तो जेडीयू और बीजेपी को ही चाहिए था। आरजेडी तो ये कह रही थी कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं, ये अगर स्थिति अनुकूल नहीं थी तो उनको चुनाव कराना ही नहीं था। नहीं, चुनाव इसलिए कराया गया कि एक तो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि चुनाव कराया जाए, और जब चुनाव हुआ उस समय चिराग पासवान का फैक्टर सामने नहीं आया था। और चिराग पासवान की एंट्री जब चुनाव में हुई, उसके बाद कंप्लीटली सिनेरियो बदल गया। उसके पहले अगर आप देखिएगा तो आप कोई भी एनालिसिस, कोई भी, लेकिन एग्जिट पोल में कोई चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर बन के आए हो और इतना लाभ मिल जाए उनको, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, देखिए नुकसान पहुंचा गए क्या? नहीं, वो समझने की कोशिश कीजिए। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 54% वोट मिला था एनडीए को, और आज के दिन में चिराग पासवान करीब 8% वोट को काट कर रहे हैं। उसमें से 8% वोट चले जाना, ये बहुत बड़ा ये है इशू है।
उसके बाद अगर आप देखिएगा तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा। कुल मिलाकर दोनों एंटी इनकम्बेंसी और चिराग पासवान का फैक्टर दोनों एनडीए के लिए फेटल रहा। दोनों पार्टियों के अंदर में जिस तरह का डिस्ट्रस्ट रहा। और देखिए संकेत जी, नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है आपसे नवीन जी, आप ये बताइए कि अगर चिराग पासवान, आप कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रस्ट हुआ दोनों पार्टियों में, चिराग पासवान जो है उनको बी टीम भी कहा जाता है बीजेपी की, तो ऐसा कैसा बी टीम को खड़ा करना कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें? क्योंकि चिराग पासवान अपने दम पर जेडीयू जितनी सीटें ले आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, देखिए हमको लगता है कि जो पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा ये है कि कुछ लोग का ये मानना था कि चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार कैन बी कट डाउन टू साइड, उनको रिलेटिवली कम सीट आएंगी और जिसके कारण बीजेपी अल्टीमेटली एक्सपेक्ट करे कि वो मोरल ग्राउंड पर खुद ही चीफ मिनिस्टर का अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं नवीन जी। अब फर्ज कीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए बिहार या महाराष्ट्र टाइप की, बिहार में महाराष्ट्र टाइप की स्थिति हो जाए कि जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ें, लेकिन किसी कारणवश दोनों के पास इस तरीके का संख्या बल ना हो और जेडीयू जाकर के समर्थन कर दे महागठबंधन का और वो सरकार बना ले। क्योंकि आजकल तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब महाराष्ट्र में हो गया एकदम अनहोनी अलायंस। देखिए आप बात जो कह रहे हैं उसमें वो तर्क है, लेकिन हमको नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार ने एक विंडो कहीं ना खोल के रखा है कि जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को रिव्यू किया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोग फालतू लोग बाहर से आकर और फालतू वक्तव्य देकर बिहार से चले जाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर के द्वारा दूसरे चीफ मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को अगर पास्ट अगर उनका देखिएगा तो ही इज नॉट ए लीडर जो कि वो अपना ऑप्शन खुला नहीं रखते हैं, वो खुला रखते हैं, एकदम खुला रखते हैं भाई, वो तो उसके लिए जाने ही जाते हैं। गीता भट्ट जी, प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। देखिए नीतीश कुमार प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन माने जाते हैं, वो सबसे उन्होंने बना करके रखी है। तो आपको लगता है कि यहां पर भी कुछ ऐसा बिहार में हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी को बीच मझधार में छोड़ करके चले जाएंगे? आपको लगता है कि ये आखिरी एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं जो कि रहेंगे और तो एनडीए में अब कोई खास बचा नहीं? देखिए, जैसा कि संकेत जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो ये तो एक सत्य है। लेकिन जो अगर आप देखें जो पिछले 15 साल में बीच का लगभग 1 साल का थोड़ा समय ऐसा था जब जैसे आपने बताया भी कि महागठबंधन में तब जेडीयू और आरजेडी साथ ही थे, लेकिन उस समय को काल को अगर आप निकाल दें तो दोनों पार्टियों ने बड़े लंबे समय, कोई अगर आप ऐसे गठबंधन का कोई और उदाहरण आप अगर भारत में ढूंढें, अगर इतने लंबे समय तक कि 2 राजनीतिक दल इकट्ठे इतने लंबे समय तक रहे और शासन किया, तो आप देखेंगे आपको कोई बहुत उदाहरण नहीं मिल पाएंगे ऐसे। तो ये अपने आप में इसको दिखाता है कि दोनों राजनीतिक दलों ने आपस में मिलकर सरकार चलाने की उनकी एक प्रतिबद्धता रही है और बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि अगले कल के चुनाव में जो भी निर्णय आए, जो भी जनता का निर्णय आए, दोनों ये राजनीतिक दल साथ ही रहे उसके बाद भी, चाहे सत्ता में चाहे सत्ता से बाहर। ये तो असली जो निर्णय है जो जनता ने किया है, ये निर्णय तो उसी समय के बाद लिया जा सकता है। नवीन उपाध्याय जी और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लड्डू बन रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई एग्जिट पोल में तो लड्डू लायक कोई बात है नहीं बीजेपी के लिए, फिर काहे लड्डू बन रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें और ये याद दिला दूं कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र के जब चुनाव हो रहे थे तो इसी तरीके से लड्डू वहां पर भी बन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। दिल्ली में अब एक भी पटाखा जलाने पर जेल जाना पड़ेगा। 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर 1.5 से 6 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद ये जानकारी दी। ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी, डीएम और एसडीएम निगरानी रखेंगे और पुलिस को जानकारी देंगे।